बिहार में कहा जाता है कि इसरो का वैज्ञानिक भी अगर चुनाव लड़े, मुखिया का भी चुनाव लड़े तो हार जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पढ़े लिखे लोग क्यों चुनाव हार जाते? चुनावी रणनीति और चुनावी गणित बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। जिससे पैसा मिला पहले वोट उसको दो, फिर बाद का सोचेंगे। और पुराने बातें भूल जाते हैं। पुराने बातें भूल जाते हैं। पटना में बहुत सारा लाठीचार्ज हुआ था विद्यार्थियों पर, कर्मचारियों पर। हाँ, बातें तो भूल गए। हाँ, एक्चुअली कहा जाता है ना कि पब्लिक मेमोरी इज ए टेम्पररी फेनोमेनन। ये बहुत टेम्पररी फेनोमेनन है। 5 किलो अनाज पे वोट डालती है, पैसे मिले तो वोट डालती है। किसी भी तरह का फ्री बीज दे रहे हैं आपको, किसी को साइकिल मिला, किसी को टैब मिला, किसी को टीवी मिला, किसी को साड़ी मिला, किसी को चावल मिला, किसी को गेहूं मिला, तो कुछ न कुछ मिला है तो वही लोग लाइन में लगते हैं। फिर वही ट्रेन में भर भर के लोग जाएंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर वही गुजरात महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करिए। और मुझे लगता है बिहार के लोग इसी में मजा भी आता है। नमस्ते सर। नमस्कार सर से पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं बिहार इलेक्शन को लेकर, और सर हमारे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के सोशल साइंस संकाय के डीन है। तो आइए सर से बात करते हैं कि फिर उस रिजल्ट का क्या हुआ। सर, जैसे आपने जो पहले अनुमान जताया था उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम आए हैं। जो उम्मीदवार बिहार के विकास की बात कर रहे थे वो चुनाव हार गए। इसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि बिहार के मतदाता बार बार उसी सरकार पर भरोसा क्यों जताते हैं जिसके कार्यकाल में विकास की स्थिति अब भी इतनी चिंताजनक है? क्या यह सिर्फ एक आदत बन गई है मतदाताओं की? देखिए, इसमें आपके प्रश्न में 3-4 बातें छुपी हुई हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं किया था कि जन सुराज पार्टी जीतेगी ही। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान था कि जिस तरह से जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर सोशल मीडिया में स्पेस ऑक्यूपाई किए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि उनके पक्ष में मैसिव वोटिंग होगी। और जो मुद्दे को लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे थे वो मुद्दे बड़े रेलिवेंट थे, और ऐसा लग रहा था कि बिहार की जनता को अपील करे। कि मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रशांत किशोर की हार नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया और चुनाव का जो परिणाम आया वो बिहार के वोटर के स्टैंडर्ड को झलकाता है, न कि प्रशांत किशोर के स्टैंडर्ड को झलकाता है। प्रशांत किशोर जी ने अपना भरपूर प्रयास किया, 3-4 साल तक गांव-गांव घूमते रहे, जनता को ये कभी नहीं कहा उन्होंने कि आप हमको वोट दीजिए, हम वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि हम जनता को सजग करने आए हैं। जनता जैसे भी वोट करे लेकिन अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग सही दिशा में करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करे, बिहार के भविष्य के लिए करे, बिहार के समाज के भविष्य के लिए करे। तो ऐसा परिणाम इस बात का द्योतक है कि बिहार की जनता में अशिक्षा बड़े पैमाने पे व्याप्त है, और प्रशांत किशोर की लाख कोशिशों के बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, एनडीए और महागठबंधन, उनके अपील से ऊपर उठ न सके। अगर मैं माइक्रो लेवल पे जाकर एनालिसिस करता हूँ कि क्या कास्ट फैक्टर बहुत स्ट्रांगली डोमिनेंट था बिहार के राजनीति में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ कास्ट फैक्टर ही डोमिनेंट था। हो सकता है कि कुछ एक हद तक कास्ट फैक्टर की तरह एक्ट किया हो इस चुनाव में, लोगों ने जाति से प्रेरित होकर के वोट दिया हो किसी कैंडिडेट को। पर 2-3 बातें जात को लेकर भी मेरे मानस में आता है। अगर आरजेडी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करती है, बैकवर्ड कास्ट में उनकी गणना होती है, तो बैकवर्ड कास्ट भी 2 धड़ों में विभाजित है। अपर बैकवर्ड कास्ट जिसमें यादव, कोयरिस, कुर्मी आते हैं, इसमें भी यादवों की संख्या लगभग 13% है। यस सर। तो मुझे अभी तो पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स नहीं आई है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, जो अखबारों में हम देख रहे हैं उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि पूरा 13% में 10% वोट भी राजद को यादवों का मिला, दूसरे जातियों का मिला होगा, जिसके कारण जो भी उनका वोटिंग परसेंटेज बन रहा है वो बन रहा है। पर अगर आप इस तरह से स्टैटिस्टिक्स लेकर के एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि किस जाति का वोट किस पार्टी को गया, तो ये एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन प्रेजेंट करता है कि हम सर्टेनिटी के साथ कभी नहीं कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों ने एक पार्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट को या महागठबंधन को या एनडीए को होल सोल वोट दिया है। तो इस पूरे चुनाव में जो एक बात मुझे बार बार दिमाग में आ रहा है और मुझे लगता है कि एक बड़ा डोमिनेंट फैक्टर रहा होगा, वो है 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिया गया। और अखबारों के माध्यम से हम ऐसा भी जान पा रहे हैं कि शायद 7 तारीख तक भी पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा ब्लॉट बनाता है अगर ऐसा हुआ है तो,
कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, फिर उस समय आप पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब है लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया, लगभग 40,000 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसमें अभी प्रशांत किशोर जी ने एलिगेशन लगाया है कि 9,000 करोड़ तो लोन था वर्ल्ड बैंक का बिहार के ऊपर। जिस भी माध्यम से पैसे आए और जिस भी माध्यम से पैसा दिया गया, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि एक ज़माना था जब हम इलेक्शन मैनिफेस्टो पार्टियों का पढ़ते थे तो उसमें एक विजन नज़र आता था। अब अगर आप इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें आपको कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की बू आएगी कि हर एक पार्टी ये प्रॉमिस कर रही है कि हम कितना फ्री बिजली देंगे, कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे तेजस्वी जी ने भी कहा कि हम जीत करके आएंगे तो 14 जनवरी तक हर एक महिलाओं के खाते में, माँ बहन के खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ये कुछ नहीं, कब सिर्फ कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है कि आपने 10,000 दिया तो हम 30,000 देंगे। ये फ्री बीज का एक ट्रेंड चल रहा है। ये फ्री बीज का एक ट्रेंड चल गया है। जितना देगा उसकी पार्टी की विजय होने की संभावना। तो ऐसे में जनता को बड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि पार्टियों के बीच में तो सत्ता का खेल चल रहा है। वो सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो ऐसे में जो मतदाता हैं उनको सजग प्रहरी का रोल, मतलब सजग प्रहरी वही है लोकतंत्र में, और उन्हीं को सजग प्रहरी का रोल अदा करना। सर, एक चीज नहीं लगता कि जातियों का गठजोड़ जो है इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि आप इंडिया के पक्ष में देखिए तो रामविलास पासवान की पार्टी थी, चिराग पासवान, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, फिर जीतनराम मांझी का पार्टी। तो जो जितने पिछड़ा कम्युनिटी के जो लीडर हैं आरजेडी पार्टी, तो उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ गया। और जो ये पार्टी का मैं नाम बताया, उसके साथ साथ जो है और जो अपर कास्ट की जो वोट थी वो तो भाजपा के साथ हमेशा रहता ही रहता है। और नीतीश कुमार के जो कुर्मी और कुशवाहा का जो एक गठजोड़ है वो तो वोट रहता ही रहता है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ एक जातीय समीकरण बहुत ही स्ट्रांग थी, ये भी एक फैक्टर है। और साथ में फ्री बीज ने भी एक मौका दिया, मतलब उसको थोड़ा और पुश किया। बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ है कि जातीय समीकरण को साधना, पार्टियों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा कैसे साधा गया जातीय समीकरण को, और दूसरी बात है लोक लुभावन नीतियाँ। यस सर। तो मुझे लगता है कि अगर आप पहली बात को प्लेस ऑफ प्राइमेसी देंगे कि बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण और जातियों का गोलबंद होना एनडीए के पक्ष में एक बड़ी भूमिका अदा किया है, तो उस हिसाब से जो महागठबंधन में घटक दल थे उनके पक्ष में भी कुछ दूसरे जातियों का गोलबंदी होना चाहिए था। तो अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे तो जातीय समीकरण का अगर एक पार्टिकुलर कास्ट का एक तरफा वोट एनडीए को और उनके घटक दलों को मिला, तो उसी तरह से महागठबंधन और उनके घटक दलों को भी एक पार्टिकुलर जाति का वोट मिलना चाहिए था। नहीं सर, महागठबंधन बहुत कम ही लोग थे। मैं इसीलिए पहले ही आपको कहा कि जाति कुछ हद तक रोल प्ले किया है कि जाति का वोट तो मिला, पर उससे भी ऊपर ये 10-10 हज़ार रुपए जो महिलाओं को दिया गया, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी कि अगर आप मेरे कास्ट के हैं और उस पर से आपको मैंने 10,000 रुपए भी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया, तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे वोट करेंगे ही करेंगे। अगर आप सिर्फ मेरी जाति के हैं और हो सकता है कि कोई दूसरा आकर के आपको कोई और लोक लुभावन दे करके किसी तरह से अपने पार्टी में कर ले, तो हो सकता है आप मेरी जाति के होते हुए मेरे जाति के नाम पे मुझे वोट ना करें। लेकिन जहाँ पैसा दे दिए तो आप हर हालत में सोचते हैं कि जो जिससे मिल रहा है, जो वर्तमान है, उसके साथ तो हम रहें। और इसने मुझे वादा किया है कि जीतने के बाद फिर 2-2 लाख रुपए और देगा। तो हम अभी जो मिला और भविष्य दोनों को देख रहे हैं। तो क्या लगता है ये फ्री बीज और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाने से महिलाओं को बिहार का विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये इसीलिए मैंने कहा ना कि अब इलेक्शन मैनिफेस्टो में विजन नहीं मिलता है, कोई आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, सिर्फ एक कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म मिलता है। और अभी खास करके पिछले 10 वर्षों के चुनाव में ये महिलाओं के प्रति जो महिला पॉपुलिज्म है, विमेन पॉपुलिज्म, वो बहुत ज़्यादा उभर कर आया है। कि आप पहले साउथ में होता था कि महिलाओं के वोट को साधने के लिए राजनीतिक दल बहुत सारे फ्रीबीज देते थे। अब कहीं लाडली बहना योजना चल रहा है, कहीं महतारी वंदन योजना चल रहा है, कहीं लौखीर भंडार चल रहा है, कहीं लाडली बहना योजना चल रहा है, मैया सम्मान योजना झारखंड के पूरे चुनाव को का स्वरूप बदल दिया। तो इन सब चीज़ से सीख करके
और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को रूल आउट करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक ट्रम्प कार्ड की तरह साबित हुआ कि चुनाव के जस्ट 1-2 महीने पहले से ये मुहिम चलाया गया और चुनाव के दिनों में भी महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया, क्योंकि इसका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है मतदाता के अंदर कि जिससे पैसा मिला पहले वोट उसको दो, फिर बात का सोचेंगे। और पुराने बातें भूल जाते हैं। पुराने बातें भूल जाते हैं। पटना में बहुत सारा लाठीचार्ज हुआ था विद्यार्थियों पर, कर्मचारियों पर। हाँ, बातें तो भूल गए। हाँ, एक्चुअली कहा जाता है ना कि पब्लिक मेमोरी इज ए टेम्पररी फेनोमेनन। ये बहुत टेम्पररी फेनोमेनन है कि आज एक नेता अखबार में निगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप में छाया हुआ है। क्यों? तो उसके ऊपर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अपराधीकरण के आरोप लगे, और फिर वो 1-2 साल बाद जीत करके किसी विधायिका में बैठा हुआ है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो करता है कि पब्लिक का मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत टेम्पररी फिनोमेनन है कि जब तक वो अखबार में छाया हुआ है तब तक वो आपके मानस पटल पे है, जीवित है। आप उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, लेकिन वही 2 साल बाद जब आता है तो आप पिछली बातें भूल जाते हैं और जो भी वादे कर रहा है उस वादों से प्रेरित होकर के आप उसको वोट देते हैं। तो सर आपको नहीं लगता है कि पूरा बिहार का नहीं, पूरे भारत की राजनीति चेंज हो रही है? मतलब ये फ्री बीच, बिल्कुल, अगर ये पॉपुलिज्म नहीं रुका तो भारतीय लोकतंत्र डिरेल हो जाएगा और एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर तो कोई विकास की राजनीति नहीं करेगा, सब लोक लुभावन नीतियों की राजनीति करेगा। पूरा पैसा उसी में चला जाएगा। पूरा पैसा उसी में चला जाएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि विकास करने की कहाँ ज़रूरत है। थोड़ा बहुत जो भी विकास हो रहा है बाय दी वे हो रहा है कि हम जीत करके आए और आप मेरी पार्टी फंड में पैसा दिए हैं, आपको फैसिलिटेट करना है। आपने कहा कि फलना जगह पुल बना दीजिए, फलना जगह सड़क बना दीजिए, फलना जगह कोई और इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो आपको फैसिलिटेट करना है मुझे, तो मैंने नीति बना दी। तो ये डेवलपमेंट बाय दी वे हो गया। तो डेवलपमेंट का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। जो एक प्लान्ड डेवलपमेंट का खाका लेकर चले थे वो इस सत्ता लोलुपता वाली राजनीति में खो जाएगी और खो रही है और बड़े पैमाने पे खो रही है। तो आने वाले समय में पॉलिटिकल मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। मॉरलिटी रीडिफाइंड हो गया, रियलिटी रीडिफाइंड हो गया कि रियलिटी क्या है। तो बस मुझे जनता के वोट को साधना है और वोट को साधने के लिए, क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए, तो वोट को साधने के लिए अब सोचिए ना, कहीं अभी तक तो 2500-3000 रुपए तक दिए गए थे, ये सीधा 10,000 रुपए दिया गया। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो बिहार के पूरे चुनाव के परिदृश्य को बदल दिया। सर ऐसा है कि 30% जो बिहारी हैं जो बाहर रहते हैं दूसरे शहर में या फिर जो एजुकेटेड हैं, वहीं लोग जागरूकता की बात करते हैं, वहीं लोग बिहार में सुधार की बात करते हैं। बाकी जो 70% जनता है वो जो कहते हैं वहीं पुराने धरे पर वोट करती है, वहीं कास्ट के नाम पर, वहीं जो है फ्री बीच लालच के नाम पर कोई पैसा दे दिया, कोई दारू दे दिया, उसके नाम पर बिक जाता है वोट। तो ये 30% के बदलाव से मुझे नहीं लगता है कि बिहार का बदलाव हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, आप 30% की बात करें या उनकी बात करें जो ड्राइंग रूम में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके या प्लेटफॉर्म पे बैठ के या कहीं भी एक छोटे मोटे ग्रुप में बैठ के चाय की दुकान पे या छोटे मोटे ढाबे पे चुनाव डिस्कस करते हैं, वो नेताओं को भी डिस्कस करते हैं, नेताओं के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए ऐसे लोग बहुत कम लाइन में लगते हैं। सही बात। वोट डालने के लिए जो लाइन में लगते हैं वो अलग तरह की जनता है और वो या तो 5 किलो अनाज पे वोट डालती है या पैसे मिले तो वोट डालती है या किसी भी तरह का फ्री बीज दे रहे हैं आपको, किसी को साइकिल मिला, किसी को टैब मिला, किसी को टीवी मिला, किसी को साड़ी मिला, किसी को चावल मिला, किसी को गेहूँ मिला, तो कुछ ना कुछ मिला है तो वही लोग लाइन में लगते हैं और वो घोर अशिक्षित होते हैं। नहीं तो अपनी बिरादरी के लोग वोट करते हैं, बिरादरी को वोट करते या वो ऐसा सोचते कि आज वोट दे करके हम जिसको जिता रहे हैं वो तो यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा नहीं करेगा, वो तो हमको छोटा मोटा कुछ दे करके बहला फुसला करके हमारा मत ले लिया, अपना सत्ता की राजनीति करेगा। फिर सर लेकिन मेरे घर के ही मेरे पति, मेरा बेटा, मेरा भाई दूसरे राज्यों में जाएगा, फिर वही ट्रेन में भर भर के लोग जाएंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर वही गुजरात, महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करिए। और मुझे लगता है बिहार के लोग इसी में मजा भी आता है, मजदूरी करने में। तभी तो सर बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब दुख की बात है। ये स्टीरियोटाइप्ड हो गए हैं, उस तरह के जीवन के को लेकर के स्टीरियोटाइप्ड हो गए हैं कि ठीक है मेरे घर के 4 मेल जा रहे हैं
तो ये गर्व की बात महसूस करते होंगे कि मेरा बेटा पुणे में काम कर रहा है, मेरा बेटा सूरत में काम कर रहा है, इसमें गर्व महसूस करते होंगे कि वो बिहार में, बिहारी होकर बिहार में नहीं है, कहीं सूरत ऐसा बोलता है जैसे लग रहा है कि कोई टेक्सास में काम कर रहा है। जाकर सर लोहा फैक्ट्री में काम करेगा और बोलेगा कि वहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी है। निहायत बेवकूफ़ी है, ऐसी सोच रखना अब निचले दर्जे की बेवकूफ़ी है। और वो बेवकूफ़ी का कारण जो एकमात्र कारण है, मुझे लगता है शिक्षा का प्रसार। एक्चुअली शिक्षा का प्रसार भी हो और जेन्युइन शिक्षा का प्रसार हो, कि जहाँ वो समझदार पहले बने। सिर्फ शिक्षित बना देना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आपको हम अपने नाम लिखना सिखा दिए, उसके बाद काउंट कर लिए कि यू आर लिटरेट। आपको इस कदर शिक्षित कर दिया जाए कि आप अपने बारे में अच्छा सोच सकें, देश और समाज के बारे में अच्छा सोच सकें, जिसको हम सिटीजनशिप बिल्डिंग कहते हैं, नागरिक निर्माण। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक निर्माण होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हम दर्शन में, भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो, सब जगह ये सब बातें पढ़ते हैं, पर इसको न हमारे नेता शिक्षा के माध्यम से लाने का कोशिश करते हैं, न अपने चुनावी भाषणों में ऐसा कोई प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने शायद इस हद तक कुछ प्रयास किया कि वोटर अवेयरनेस के माध्यम से नागरिक निर्माण कर सकें, पर उनका समय बहुत छोटा था। 2-4 साल बहुत मायने नहीं रखता है चुनावी रणनीति में और चुनावी लोकतंत्र में। ये एक सतत और लंबी प्रक्रिया होती है। तो प्रशांत किशोर जी को ऐसा समझना होगा। बाकी एक ऑल्टरनेटिव वॉइस तो है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आप बहुत बार बहुत सारे टीवी पे हमने देखा है, छोटे शब्दों में ही, लेकिन बहुत सारे दिग्गज नेता और बहुत सारे दूसरी पार्टियों के लोग भी इस चीज़ को स्वीकारे कि वो चैलेंज तो बनते हैं। तो चैलेंज क्यों बन रहे हैं वो? क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव वॉइस हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके एक अलग तरह की बात कर रहा है। वो कह रहा है हम वोट मांगने नहीं आए हैं। और उसी देखा देखी और पार्टी भी उस मुद्दे की बात कर रही है। जो मुद्दे उठाएं, वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों तरफ के लोगों ने उन मुद्दों को उठाया। यस सर, हर अपनी जगह है सर, लेकिन जरूर है कि जागरूकता बहुत। मुझे लगता है कि जिस पॉलिटिकल मॉरलिटी के मुद्दे को उन्होंने सजग किया है बिहार की राजनीति में, तो हो सकता है कि एनडीए सत्ता में आई है तो एनडीए को भी शायद ये सीख मिला हो कि हम सिर्फ सत्ता की राजनीति और लोक लुभावन नीतियों की राजनीति करके लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। और इससे व्यक्ति को रहना जरूरी है सर। लोग तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे राजनीतिक दलों के ऊपर। जैसे सर, और अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आज ही बात हो रहा था और लोगों ने बोला कि आप संन्यास लेने की बात बोले थे, अगर जदयू की सीट 25 से कम आती है तब संन्यास ले लेंगे। लेकिन वो बोले कि नहीं, हम संन्यास नहीं लेंगे, बिहार की जनता के लिए काम करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सर, अगर वो भले ही वो विपक्ष में ना हो, लेकिन अगर बिहार के लिए ऐसी आवाज उठाते रहेंगे ना, तो पार्टियों के अंदर डर ऐसी बैठी रहेगी। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे राजनीतिक दलों के ऊपर। और आप ये सोचिए ना कि बहुत सारे चुनावी मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए जिसको इन्होंने सिर्फ पकड़ा ही नहीं। नीतीश कुमार ने जैसे वृद्धा पेंशन को 700 से बढ़ा के 1100 किया। क्यों? तो वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का प्रेशर था कि हम जीतेंगे तो 2000 कर देंगे, तो उन्होंने इसको बढ़ाया। और जो भी मुद्दे उठाए वो शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड, मुझे लगता है आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी तो आप ये महसूस करेंगे कि वो सारे काम हो रहे हैं। एनडीए आरजेडी से बहुत अलग तरह की पार्टी है और उसके जो घटक दल हैं उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं। हो सकता है कुछ अनवांटेड एलिमेंट भी हो, वो आंकड़ों की राजनीति भी होती है। सदन के पटल पे आपको आंकड़े चाहिए होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट देते हैं जो जीत करके उन आंकड़ों को पूरा करेंगे। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का एक डायनामिक्स ये भी है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हमको सत्ता का खेल खेलना है, सत्ता में बने रहना है, तो ये काम भी करना होगा। लेकिन साथ में बहुत सारे अच्छे राजनेता हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में इन सब मुद्दों पे बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और कार्य भी करेंगे। आप महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको उम्मीद थी कि इतना कम सीटें, आरजेडी को 25 सीटें मिल सकती हैं? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इतने कम की तो आशा नहीं थी,
ऐसा तो लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि इनका इतिहास बड़ा गंदा है। हम कहते हैं कि इतिहास पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, यस सर। पर ऐसा भी नहीं होता है। अगर एक आपने 15 साल तक एक जंगल राज कायम कर रखा है और फिर उसी को लोग रिवाइव कर कर के लोगों को बता रहे हैं और जो लोग इसके भुक्त भोगी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में जा कर के तो सोचते ही हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने भाई बंधु जो भी संगी साथी हैं बिहार में, उनसे बात किया तो एक मानस था जो अच्छा चल रहा था। जो लोग बोल रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव, हमें पता है कि हमारे पिताजी ने जंगल राज कायम किया, तो तेजस्वी यादव वही गलतियों को थोड़ी न दोहराएंगे। वो तो कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि अगर हम जीत कर सत्ता में आते हैं तो एक अलग तरह की राजनीति करेंगे जो हमारे पिताजी से अलग होगा। वो हो सकता है उस समय की डिमांड हो, पावर उनके सिर में पहुंच गया हो और सिर में पहुंचकर बोल रहा हो, इसलिए वो इस तरह का काम सब कर गए। जो मानस चलता है कि बिहार की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सत्ता यादवों के हाथ में आती है तो हर यादव एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करता है। उसकी छवि आपराधिक वाली हो जाती है, उसकी आवाज़, उसका टोन, सब कुछ बदल जाता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ लोगों में ये बदलाव आता होगा, लेकिन सभी लोगों में ये एक आमूल चूल परिवर्तन एक कम्युनिटी के अंदर आ जाता हो, एक कास्ट कम्युनिटी के अंदर आ जाता हो, ऐसा कहना मुझे लगता है बहुत सही नहीं है। मेरा अपना आकलन था कि 50-60 सीट के आसपास आएगा। जो यादव के बारे में बोले, वही कुछ जो यादव में जो अराजक लोग हैं, वो उन्हीं लोगों की वजह से, जैसे आरजेडी पार्टी को नुकसान पहुंचता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब, क्योंकि बिल्कुल ऐसा करते हैं तो उस पार्टी को उसका भुगतान। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि चुनाव के दौरान भी चाहे वो तेजस्वी जी का बॉडी लैंग्वेज हो, उनके साथ के लोगों का अप्रोच हो, एटीट्यूड हो, जनता, पत्रकार, विश्लेषक इन सब चीज़ों को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हो सकता है इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ा हो वोटर पे। ये एक कारण तो है ही कि आप एक पार्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो फैमिली का कई मायनों में बदनाम रही है और अब तो फैमिली पूरा टूट रही है। वो आप देखा अभी न्यूज़? हाँ बिल्कुल, वो आचार्य अलग हो गई, तेज प्रताप अलग हो गए। वो एक अलग रीजन है उसमें। रमीज और संजय यादव और रमीज को उन्होंने एडवाइजर के रूप में रख रखा था। वो परिवार में हो सकता है रोहिणी जी को पसंद ना आया हो और उनके परिवार के लोगों को पसंद में ना हो, वो एक अलग इंटरनल डायनामिक्स है। लेकिन हाँ, अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आपकी टीम का ग्रॉस मिसकैलकुलेशन है कहीं। जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो लोग आपके एडवाइज़र थे, उन्होंने अपने एडवाइजरी में कुछ ना कुछ खोट रखा, कुछ ना कुछ कमी रखी, जिसके कारण ये डिबैकल आपको फेस करना पड़ा चुनावी राजनीति में। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो एडवाइज़र थे, शायद बिहार की राजनीति पे उनको पकड़ ना हो, बिहार के में मतदाताओं के मूड की पकड़ ना हो। खुद बाहरी है, बाहरी यादव हरियाणा के हैं और रमेश उत्तर प्रदेश के हैं। बिल्कुल, कहाँ से बिहार को समझ पाएंगे? बिल्कुल। मैं बाहर से हरियाणा की राजनीति के बारे में पढ़, पर ग्राउंड लेवल की रियलिटी तो मैं नहीं आकलन कर सकता उसका। मैं अखबार और जर्नल और पत्रिकाओं में पढ़ करके कोई मानस बना लूँ हरियाणा पंजाब की राजनीति के बारे में, लेकिन वहाँ के मतदाताओं के मूड का आकलन वो मुझे लगता है वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छे सलाहकार बन सकते थे तेजस्वी यादव के। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो भी उनका सलाहकार बना, वो उनको ये शिक्षा देता कि भले ही आप जितना पढ़े लिखे हो, पर आप ऐसा तो साउंड कर ही सकते हो कि आपके कोई फॉरेन से डिग्री लेकर के आया हो, उससे भी बेहतर हम बोल सकते हैं, उससे भी बेहतर हम ज्ञान रखते हैं। क्योंकि नेतृत्व और ज्ञान किताब और डिग्री का मोहताज नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति पढ़कर, लिखकर, समझकर, हर चीज का विश्लेषण करके वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम क्लास में जाएंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। यूनिवर्सिटी एक डिग्री भले दे देती है, लेकिन ज्ञान तो स्वयं के पढ़ने से ही आता है। तो हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारे ज्ञान की महिमा बनेगी, तो उतना मेरा ज्ञान का स्केल बढ़ेगा। तो वो चीज़ उनको समझाना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि अगर राजनीति में लंबी पारी खेलनी है
क्योंकि उनका और कोई व्यापार तो है नहीं, करना तो राजनीति ही है। तो फिर क्यों ना खुद को ऐसे तैयार करे कि जनता के अंदर मेरी एक साख बने और इस बात को जनता भूल जाए कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और आगे क्यों नहीं पढ़ लिख पाया। सर क्या लगता है आरजेडी का भविष्य है, फ्यूचर दिख रहा है? मैं आरजेडी के लिए भी यही कहूँगा कि 25 सीट भी आपने जीता तो सही, जिस भी चुनावी आकलन के बलबूते आपने जीता, पर 25 सीट जीता तो सही। सत्ता भले न मिली हो, पर राजनीति में हर एक दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जो हो सकता है आज एनडीए गठबंधन में हो सकता है कल को अपना चुनावी कैलकुलेशन कर करके इधर आ जाए, महागठबंधन के कुछ लोग उधर चले जाएं, तो ये आना जाना लगा रहता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि तेजस्वी जी इस हार से लेसन सीखें, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की जिसके कारण हम ये चुनाव हारे। किसी दूसरे पे ठिकड़ा फोड़ने की बजाय अगर मुझे लंबे समय तक राजनीति में ही रहना है, यही मेरा भविष्य है, तो मुझे उसके अनुकूल ढालना चाहिए कि राजनीति में जनता क्या देखना पसंद करती है, क्या समझना क्या जानना पसंद करती है, कैसे मेरी जनता के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। इन सब चीज़ों पे गहनता से विचार करना चाहिए और अब स्वयं को उस दिशा में ढालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सलाहकारों को ये काम करना चाहिए। एक लीडर की ब्रांडिंग कर रहे हैं आप, लीडर को तैयार कर रहे हैं और साथ में लीडर की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो लीडर की ब्रांडिंग बहुत ज़रूरत होती है चुनावी लोकतंत्र में। सबसे बड़ा कारण आरजेडी के हार का था कि उनके सलाहकार सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे थे। यस सर। सर एक भी रीजन है, मुकेश सहनी जो है उनको उप मुख्यमंत्री को घोषणा करने, वो भी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो वीआईपी जो है 0 सीट लाई और उतना सीट दिए। हाँ, तो एक वो भी नुकसान कारण, कांग्रेस को भी उन्होंने 60 सीटें दी। का कारण तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि नुकसान तो तब होता क्योंकि एक भी सीट नहीं जीत पाए, पर उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के पीछे की राजनीति ये रही होगी कि वीआईपी का जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो मिसकैलकुलेशन है उनके पार्ट पे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी ने जो भी पैसे के बलबूते या जो भी किया हो, पर उनके स्वयं की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग छवि है। कितना भी लोग बोलते रहे कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं, फिर भी एक समय में जो उन्होंने विकास के कार्य किए, जितना भी किया और जंगल राज वाले मॉडल से बिहार को निकाल करके बाहर लाए, एक सुरक्षा की राजनीति की कि कैसे जनता की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसके लिए क्रेडिट तो बनता है। बिल्कुल उनको 100% क्या 500% क्रेडिट देना चाहिए। तो पैसे जो उन्होंने बांटे उसके साथ साथ उनके स्वयं की बड़ी मजबूत छवि थी जनता के नज़रों में, जो मुझे लगता है कि नीतीश जी को उसका बड़ा फायदा पहुंचा। सर जो इंडिया का घटक दल है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम, क्या आपको लगता है कि इनका जनाधार है या फिर सिर्फ एनडीए के दम पर जीते हैं? दोनों बात है। इनका कुछ तो अपना जनाधार है, जाति आधारित वोट बैंक है, और जैसा मैंने कहा कि नीतीश जी ने पैसे भी दिए। यस सर। और ये ऑन द राइट साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम थे कि जिधर से पैसा दिया जा रहा है उसी पक्ष में थे। तो 2-3 फैक्टर हो गए कि एक जाति वाला फैक्टर हो गया, एक पैसा फैक्टर हो गया, और तीसरा कि वो एनडीए के घटक दल थे। तो एनडीए का जो भी कैडर वोट रहा हो वो उनको मिला होगा, क्योंकि ऐसे कैडर वोट ने जरूर वोट देने से पहले सोचा होगा कि अगर हम चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब हम एनडीए का हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा हुआ होगा एनडीए में रहने का। यस सर। सर जो बिहार से पलायन इतना हो रही है, हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं, तो अब क्या लगता है कि पलायन इस सरकार को फिर दोबारा आने से कुछ रुकेगी या फिर वहीं जेम के त्यों रहना? मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और सभी पार्टियां थर्राई एक समय के लिए कि कहीं ना ये पूरे चुनावी गणित को ही उथल पुथल कर दे, तो ऐसे में प्रशांत किशोर द्वारा पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे गहनता से विचार होगा एनडीए और उनके घटक दलों के बीच में, सत्ताधारी दल के बीच में, और कोई ऐसा कंक्रीट पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंटरवेंशंस होगा बिहार के अंदर
जिसका लाभ बिहारियों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। हो सकता है चीनी मिल जो बंद पड़े हैं उस दिशा में भी कुछ काम हो, कोई नए इंडस्ट्रीज लाए जाएं। भाई बिहार में अगर मिनरल्स नहीं है, सारे मिनरल्स झारखंड में आ गए, फिर भी झारखंड बिहार से दूर तो नहीं है। तो ऐसे जो झारखंड में मिनरल्स हैं तो उस मिनरल्स बेस पे वहाँ इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं। तो विकास के ढेरों स्कोप है बिहार के अंदर, बस पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का बहुमूल्य योगदान है इस राजनीतिक इच्छा शक्ति को जागृत करने। तो इसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा और हो सकता है धीरे धीरे पलायन कम हो। जैसे जैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे वैसे वैसे बिहारियों का दूसरे राज्यों में पलायन कम होता चला जाएगा। सर ऐसा कहा जाता है कि जो बिहार को समझ लिया वो समझिए कि उसका जस्ट अपोजिट होता है। इस बार भी वही हुआ, चुनाव में देखा जाए तो बिहार में लोग उम्मीद कर रहे थे किसी और का, पता चला फिर कुछ और हो गया। ये अहंकारी सोच है, ऐसा बहुत सारे राज्यों में देखा गया है कि जो चुनावी पंडित हैं, विश्लेषक हैं, सोचते कुछ और हैं, अखबार कुछ और कह रहा है और जब परिणाम आया तो बिल्कुल उलट परिणाम आया। तो बिहार इसका कोई अपवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। समझने में गलती हुई, जो भी अल्टरनेटिव फोर्स क्रिएट करने का कोर्स किए उनके द्वारा बिहार को समझने में इतनी ही गलती हुई कि उन्होंने ये नहीं समझा कि अगर जातिवाद मुद्दा है तो वो मुद्दा तो रहेगा ही एक हद तक, लेकिन एक तो कहते हैं ना एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा, तो उस पर से अगर पैसे का भी खेल खेल दिया जाए तो वो चुनावी गणित को पलट सकता है। हम जो इतना मेहनत किए हैं उस पर पानी फिर सकता है। ये मिस कैलकुलेशन उनके पार्ट पे हुआ और कोई बड़ा बात तो हुआ नहीं। सर एक कहावत है कि बिहार में कहा जाता है कि इसरो का वैज्ञानिक भी अगर चुनाव लड़े, मुखिया का भी चुनाव लड़े तो हार जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, पढ़े लिखे लोग क्यों चुनाव हार जाते हैं? हाँ, जो चुनावी रणनीति और चुनावी गणित बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। इसमें आप देखिए कि बिहार, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये चुनाव जो है ना, नेता और नेता की क्वालिटी को कम झलकाता है, मतदाताओं के क्वालिटी को ज़्यादा झलकाता है कि मतदाताओं ने क्या सोचकर किस चीज़ से प्रेरित होकर के वोट किया। तो ये मतदाताओं का स्टैंडर्ड झलकाता है। तो इसरो का वैज्ञानिक हो या जो भी पढ़े लिखे लोग हो, भाई वहाँ पे रिटायर्ड वाइस चांसलर को हरा दिया उन्होंने, मंझे वकीलों को हरा दिया उन्होंने, डॉक्टरों को हरा दिया उन्होंने, गणितज्ञ को हरा दिया उन्होंने, प्रोफेसरों को हरा दिया उन्होंने, IPS को हरा दिया उन्होंने। कौन सा समाज का अच्छा तबका बचा जिसको बिहार में लोगों ने नहीं हराया? तो इससे जो हारे चुनाव, उनके ज्ञान, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उनके सोच, उनके क्षमता, उस पर कोई ग्रहण थोड़ी लगता है। इससे वो थोड़ी कम हो जाएगा चुनाव हार गए तो। चुनाव वो हारे, ये उनकी बदकिस्मती नहीं है, ये बदकिस्मती है बिहार के मतदाताओं की कि उन्होंने उनके पोटेंशियल्स को समझा नहीं। तो ये कहना कि इसरो का वैज्ञानिक भी आए तो हार जाएगा, ये बहुत क्या बोलते हैं, उम्दा सोच नहीं है। कोई भी हो चुनाव हार सकता है, क्योंकि चुनावी रणनीति और चुनावी गणित का अलग डायनामिक्स है लोकतंत्र में। उस हिसाब से जो लोग कार्य नहीं कर पाएंगे कि हम बहुत मंजे हुए पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न हैं और अचानक से चुनावी मैदान में हमको उतार दिया जाए, तो जाहिर है कि मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मतदाता के बीच में या तो मुझे किसी बड़ी पार्टी का बैकिंग होना चाहिए जो मुझे लॉन्च कर सके, तो पार्टी का जो कैडर वोट है और पार्टी का जो अपना वोट बैंक है वो मुझे मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊं। मैं अपने बलबूते पे नहीं जीता, मैं पार्टी के बलबूते पे जीता चुनाव। तो ये समझना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए, और आगे भी आपसे हम इंटरव्यू लेते रहेंगे ऐसा कोई भी ज्वलंत मुद्दा पर। धन्यवाद, स्वागत है आपका, थैंक यू।